नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मूवी क्लैरिटी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं 2025 में आई एक थ्रिलर सस्पेंस फिल्म नेबरहुड वॉच का रिकैप करने वाला हूं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को शुभ और शानदार दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो बिना समय गंवाए सीधे कहानी की तरफ चलते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है साइमन नाम के एक लड़के से, जो जॉब इंटरव्यू देने के लिए एक रेस्टोरेंट जाता है। मैनेजर उसका सीवी देखती है और पूछती है कि उसके काम के अनुभव में 10 साल का गैप क्यों है। इस पर साइमन झिझकते हुए कहता है कि वह अस्पताल में था क्योंकि उसे मेडिकल कंडीशन थी। लेकिन मैनेजर उसके हाथों पर मौजूद निशान देख लेती है और उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। यहीं पर साइमन को अपने सिर में अजीब सी स्टैटिक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इसके बाद एक आवाज उसे ताना देती है कि वो नाकाम है और कभी नौकरी नहीं पा सकेगा। साइमन उसे चुप रहने को कहता है, मगर वो आवाज बताती है कि उससे छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका है, खुद को खत्म कर लेना, जो वो पहले भी करने में असफल रहा। अचानक साइमन झटके से होश में आता है, लेकिन अब उसे मैनेजर की जगह एक अस्त व्यस्त आधे कपड़े पहने आदमी की छवि दिखाई देती है। घबराकर वो कुछ बेतुकी बातें बोल देता है और तभी वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। अब मैनेजर पूरी तरह समझ जाती है कि साइमन दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, इसलिए वह इंटरव्यू को वहीं खत्म कर देती है। इसी दौरान लोकल कैंपस कैफेटेरिया में एड नाम का एक मध्यम उम्र का आदमी एक लड़के को खाना चुराते हुए देखता है। वो तुरंत उसे टोकता है और कहता है कि वो कैंपस सिक्योरिटी है, लेकिन वो लड़का उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। इस पर एड तुरंत उस लड़के की आंखों में हैंड सैनिटाइजर स्प्रे कर देता है और उसे हथकड़ी लगा देता है। लेकिन जैसे ही वे कैंपस सिक्योरिटी ऑफिस पहुंचते हैं, चीफ जेरेमी एड पर भड़क उठता है कि उसने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। असल में एड अब यहां काम ही नहीं करता, वो बस एक पूर्व गार्ड है जो अब भी अपनी पुरानी अथॉरिटी पर टिका हुआ है। जेरेमी उसे मजबूर करता है कि वह लड़के की हथकड़ी खोले और चेतावनी देता है कि अगर उसने फिर ऐसा किया तो असली पुलिस को बुला लिया जाएगा। बाद में एड और साइमन, जो कि पड़ोसी निकलते हैं, अपने अपने घर लौट जाते हैं। साइमन अपनी बहन डीडी के साथ रहता है, जो कॉलेज स्टूडेंट है। वो दिन में पढ़ाई करती है और रात की शिफ्ट में काम करती है ताकि उनका गुजारा चल सके। वह साइमन से उसके जॉब इंटरव्यू के बारे में पूछती है, लेकिन साइमन बिना जवाब दिए टाल देता है। यहां से साफ हो जाता है कि दोनों की आर्थिक हालत काफी खराब है और इसी वजह से साइमन किसी भी तरह की नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। दूसरी ओर एड पूरी तरह अकेला रहता है और उसका कोई परिवार नहीं है। अगली सुबह साइमन अपने हेल्थ चेकअप के लिए जाता है, जहां वह डॉक्टर से पूछता है कि उसकी बॉडी में होने वाले स्पैजम्स का कुछ किया जा सकता है क्या। लेकिन डॉक्टर उसे भरोसा दिलाते हैं कि ये तो बस उस दवा के साइड इफेक्ट्स हैं जो वो ले रहा है। फिर डॉक्टर विषय बदलते हुए पूछते हैं कि क्या साइमन को कभी कोई मतिभ्रम, हेलुसिनेशन या बेतुकी बातें करने जैसे एपिसोड हुए हैं। लेकिन साइमन झूठ बोलता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। घर लौटते वक्त साइमन एक गली में हो रही हलचल देखता है। वो कोने में छिप जाता है और देखता है कि एक नकाब पोश गुंडा एक औरत को थप्पड़ मारकर जबरदस्ती वैन में बिठा रहा है, और तभी उसे एहसास होता है कि उस औरत का अपहरण किया जा रहा है। तभी उसके सिर के अंदर की आवाज वापस लौट आती है। वो उसे नाकाम और पागल कहकर ताना देती है, लेकिन साइमन उसे नजरअंदाज कर वैन की तरफ भागने लगता है। हालांकि वो समय पर नहीं पहुंच पाता, मगर वैन के तेजी से निकलने से पहले उसका नंबर प्लेट देख लेता है। अगले सीन में एड अपने घर पर आराम कर रहा होता है जब दरवाजे पर लगातार जोर जोर से दस्तक होती है। दरअसल ये साइमन होता है जो घबराए हुए अंदाज में एड से पुलिस स्टेशन तक लिफ्ट मांगता है। लेकिन एड, जो पहले से सोचता है कि साइमन पागल है, उसका मजाक उड़ाकर दरवाजा पटक देता है बिना उसकी पूरी बात सुने। इससे मजबूर होकर साइमन को अकेले ही पैदल पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। रास्ते भर उसके सिर के अंदर की आवाज और जोर से गूंजती रहती है। थकान की वजह से उसे मतिभ्रम भी होने लगते हैं, लेकिन मानसिक उथल पुथल के बावजूद साइमन उस लड़की की मदद करने का दृढ़ निश्चय करता है। वो चलता रहता है जब तक आखिरकार पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच जाता। वहां वह चीफ डिटेक्टिव ग्लोवर से मिलता है और अपहरण वाली पूरी घटना विस्तार से बताता है। साइमन उनका हुलिया और कपड़ों का जिक्र करता है, लेकिन कहता है कि वह अपहरणकर्ता का चेहरा नहीं देख पाया। फिर भी उसे एक अहम बात याद रहती है, वैन का नंबर प्लेट। ग्लोवर साइमन को भरोसा दिलाती है कि विभाग इस मामले को गंभीरता से लेगा, लेकिन उसके जाते ही वह एहतियातन साइमन का बैकग्राउंड चेक करवाती है।
जिससे पता चलता है कि साइमन का मानसिक बीमारी का पुराना रिकॉर्ड है और वह पहले भी अजीब हरकतों और खुद को चोट पहुंचाने की वजह से कई बार अस्पताल में भर्ती हो चुका है। बाद में घर पर साइमन अपनी दवाइयां खाता है और सोने की तैयारी करता है। यहीं हमें पता चलता है कि वह अलमारी के अंदर किसी चीज को लेकर बेहद पैरानॉइड है, इसलिए वह अलमारी को अच्छे से जांचता है। लेकिन उसके दिमाग की आवाज फिर कहती है कि डिटेक्टिव कभी भी उसके जैसे पागल पर यकीन नहीं करेगी। मतलब केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। इसीलिए साइमन डिटेक्टिव को कॉल करता है और पूछता है कि क्या लड़की मिल गई है। लेकिन ग्लोवर झूठ बोलती है कि उन्होंने नंबर प्लेट चेक किया और वो तो किसी और शहर की गाड़ी निकली। ये सुनकर साइमन गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ग्लोवर को उसके मेडिकल हिस्ट्री का पता चल चुका है और अब वो उसे गंभीरता से नहीं ले रही। ग्लोवर कहती है कि उसे अपराधी के बारे में और जानकारी चाहिए, लेकिन गुस्से में साइमन समझ जाता है कि वह मदद नहीं करने वाली और फोन काट देता है। अगली सुबह एड घर पर ऑनलाइन जुआ खेल रहा होता है और उसमें वह भारी रकम हार जाता है। हालत और बिगड़ जाती है जब परेशान साइमन फिर से उसके दरवाजे पर आ धमकता है। वह बताता है कि उस लड़की को तुरंत मदद चाहिए, क्योंकि पुलिस उसकी तलाश शुरू ही नहीं कर रही। एड हमेशा की तरह सोचता है कि साइमन फिर से अपने किसी पागलपन वाले दौरे से गुजर रहा है, लेकिन जैसे ही साइमन कहता है कि उसे एड जैसे कॉप की मदद चाहिए, एड का अहंकार तुष्ट हो जाता है और आखिरकार वह उसकी बात सुनने के लिए राजी हो जाता है। अंदर आने के बाद साइमन कुछ बेतरतीब शब्द बोल देता है, लेकिन तुरंत साफ करता है कि ऐसा तब होता है जब वह ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। शांत होने के बाद वह गली में देखी हुई पूरी घटना विस्तार से बताता है। एड अपनी शेखी बघारने के लिए एक संदिग्ध वेबसाइट खोलकर नंबर प्लेट ट्रेस करने लगता है। वह बताता है कि पुलिस आमतौर पर सिर्फ वही नंबर डालती है जो उन्हें दिया जाता है, लेकिन वह सारे संभावित वेरिएशन चेक करेगा, क्योंकि एस जैसे अक्षर को कभी कभी 5 समझ लिया जाता है। एड नंबर डालता है, लेकिन वह डैम साइट सब्सक्रिप्शन मांगती है जिसे एड अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वह प्लान बी अपनाता है। वह अपना नकली बैज उठाता है और साइमन के साथ व्हीकल्स डिपार्टमेंट के ऑफिस पहुंचता है। वहां जाकर एड स्टाफ की एक महिला से बात करता है और खुद को कॉलेज का सिक्योरिटी डायरेक्टर बताता है। वह उसे नंबर प्लेट की डिटेल्स देता है और जोर डालता है कि इन्हें चेक करना बहुत जरूरी है, लेकिन स्टाफ साफ कह देती है कि उसे इस तरह की जानकारी किसी गार्ड को देने की अनुमति नहीं है। यह सुनकर एड चिढ़ जाता है और उसे सुधारता है कि वह गार्ड नहीं है, मगर स्टाफ अपनी बात पर अड़ी रहती है। इसी बीच साइमन बेचैन होने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग की आवाज कहती है कि शायद अब तक वो लड़की मर चुकी होगी। यह सुनकर उसका सब्र टूट जाता है और वह स्टाफ का टेलीफोन तोड़ देता है, साथ ही चिल्लाता है कि उस लड़की को मदद चाहिए। खुशकिस्मती से एड उसे शांत कराने में सफल होता है और बाहर ले आता है। कार के अंदर पहुंचने के बाद दोनों की अजीब सी बातचीत होती है, लेकिन एड अभी हार मानने वाला नहीं है, इसलिए एड साइमन से कहता है कि उसे उस जगह ले चले जहां अपहरण हुआ था। उधर डिटेक्टिव ग्लोवर को व्हीकल ऑफिस में दोनों द्वारा मचाए गए हंगामे की खबर मिलती है, जिससे वह गहरी सोच में पड़ जाती है। इधर एड और साइमन उसी गली में पहुंचते हैं जहां किडनैपिंग हुई थी। एड उस औरत का हुलिया पूछता है तो साइमन बताता है कि वह स्कर्ट और मेकअप किए हुए थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह काम कर रही हो। यह सुनते ही एड तुरंत समझ जाता है कि वो लड़की दरअसल एक हुक्का थी, इसलिए वह तय करता है कि उन्हें रेड लाइट एरिया जाना चाहिए ताकि और जानकारी मिल सके। वहां पहुंचकर दोनों नकली पुलिस वाले बनकर एक महिला से पूछताछ करते हैं कि क्या उसने उस गुमशुदा लड़की को देखा है। एड तो उसे भरोसा दिलाने के लिए सिगरेट तक ऑफर करता है, लेकिन वह महिला कोई जानकारी नहीं देती। हताश होकर दोनों वापस कार की तरफ लौटने ही वाले होते हैं कि तभी कुछ गुंडे आकर उनकी गाड़ी तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। एड और साइमन को जबरदस्ती बाहर खींच लिया जाता है। तभी वहां एक औरत आती है जो दरअसल उस इलाके की पिंप निकलती है। वह जान जाती है कि दोनों नकली पुलिस हैं और उन्हें चेतावनी देती है कि अगर मुसीबत नहीं चाहिए तो उसकी जमीन से दूर रहें। इस नजदीकी खतरे के बाद एड और साइमन के बीच थोड़ी बहस हो जाती है, क्योंकि एड थक चुका है और बस घर जाना चाहता है, लेकिन साइमन हार मानने से इनकार कर देता है और अकेले ही तलाश जारी रखने की जिद करता है। उसकी यह जिद एड को कहीं न कहीं छू जाती है और तमाम हालात के बावजूद वह लड़के को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं होता। एड अपना मन बदलता है और एक बार फिर साइमन की मदद करने का फैसला करता है। बाद में एड कैंपस सिक्योरिटी ऑफिस जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जेरेमी का लोकल पुलिस में एक दोस्त है और वह चाहता है कि उसी कनेक्शन से नंबर प्लेट चेक कराए। जैसा उम्मीद थी,
अहंकारी चीफ जेरेमी साफ मना कर देता है, लेकिन जब एड वादा करता है कि वह दोबारा कभी इस कैंपस में कदम नहीं रखेगा, तो जेरेमी सिर्फ उससे पीछा छुड़ाने के लिए मान जाता है। आखिरकार जब एड को डेटा मिल जाता है तो वह और साइमन पास के डाइनर में जाते हैं ताकि अगला कदम तय कर सकें। एड बताता है कि उन सभी वेरिएशंस में से सिर्फ 3 नंबर प्लेट्स इस एरिया में रजिस्टर्ड हैं और उनमें से कोई भी वैन की नहीं है, यानी प्लेट चोरी की हुई है। और अब आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, इन तीनों गाड़ियों को जाकर खुद चेक करना और देखना कि कौन सी गाड़ी गायब है। अगले सीन में साइमन और एड पहले रजिस्टर्ड मालिक के घर पहुंचते हैं, एक बार फिर नकली पुलिस बनकर। वे गाड़ी के बारे में पूछते हैं, लेकिन मालिक बताता है कि वह तो महीनों पहले एक्सीडेंट में टोटल हो चुकी है और कबाड़ खाने भेज दी गई। हालांकि उसके पास अब भी उसका रिसीट मौजूद है। वह रिसीट उन्हें थमा देता है। उसके पते का इस्तेमाल करके दोनों उस कबाड़ खाने में पहुंचते हैं और मालिक कर्ट से मिलते हैं। कर्ट रिसीट पढ़कर कंफर्म करता है कि हाँ, उसने ही गाड़ी यहां टो करवाई थी, लेकिन उसे नहीं पता कि बाद में उसका क्या हुआ, इसलिए वह उन्हें खुद जाकर देखने की इजाजत दे देता है। कबाड़खाना बहुत बड़ा और बेतरतीब होता है, लेकिन थोड़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें वह गाड़ी मिल जाती है जिसका नंबर प्लेट गायब होता है। यानी अपहरणकर्ताओं ने इस जंक कार से प्लेट चोरी की और उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया। और इसका मतलब यह भी है कि अब उनके पास अपहरणकर्ताओं को ढूंढने का कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि सारे सुराग खत्म हो चुके हैं। तभी अचानक साइमन को लगता है कि किसी कार के अंदर से वही लड़की चीख रही है जिसे कबाड़ मशीन से कुचला जाने वाला है। वह घबराकर कर्ट को चिल्लाकर मशीन बंद करने को कहता है। साइमन गाड़ी के अंदर झांकता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह फिर से उसका भ्रम था। दरअसल ये आवाज उसके अंदर ही गूंज रही होती है और पता चलता है कि यह आवाज उसके अपने मृत पिता की है, जिसने बचपन में उसका शोषण किया था। एड नोटिस करता है कि साइमन इन आवाजों से जूझ रहा है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन साइमन झूठ बोलता है कि वह ठीक है। इसके बाद सीन कट होता है रात पर, जहां एड अपने घर पर सोने की तैयारी कर रहा होता है। वह बाथरूम में जाकर फ्रेश हो रहा होता है। इसी दौरान साइमन भी अपने घर में अकेला होता है और गहरी सोच में डूबा होता है। वह पानी पीने के लिए किचन की ओर जाता है, लेकिन अचानक देखता है कि कोई घुसपैठिया एड को बेरहमी से पीट रहा है। फिर वह अपने दोस्त की मदद करने के लिए तुरंत घर के अंदर भागता है। घुसपैठिया एड पर बंदूक तान देता है और पूछता है कि वह उसकी तलाश क्यों कर रहा था। इससे खुलासा होता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही अपहरण करता है। अब वह अपने साथी का ठिकाना जानना चाहता है ताकि ढीले छोरों को हमेशा के लिए खत्म कर सके। इसी बीच साइमन चुपचाप अंदर घुस आता है। वह घुसपैठिए का ध्यान भटकाने के लिए एक बॉल फेंकता है और उसी पल एड मौका पाकर पेन से उसकी टांग में वार कर देता है, जबकि साइमन उससे बंदूक छीन लेता है। तभी वह आदमी धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसे गोली मारी तो लड़की कभी नहीं मिलेगी। और अचानक ही साइमन अचानक उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। वह सदमे में रह जाता है और उसके दिमाग की आवाज तुरंत उसे हर चीज के लिए दोष देने लगती है। लेकिन तभी उसका ध्यान बंट जाता है जब घुसपैठिए का फोन बजने लगता है। इसके बाद साइमन बुरी तरह घायल एड को उसकी कार तक ले जाता है और मदद पाने के लिए वहां से निकल जाता है। वह सीधे अपनी बहन डीडी के पार्लर पहुंचता है, क्योंकि वही एक इंसान है जिस पर वह भरोसा कर सकता है। डीडी उन्हें इस हालत में देखकर दंग रह जाती है और साइमन घबराते हुए समझाने की कोशिश करता है कि उन पर हमला हुआ था। अब वह चाहता है कि उसकी बहन एड के घाव का इलाज करे। चूंकि डीडी कॉलेज में नर्सिंग की प्रैक्टिस करती है, हालत देखकर वह अपने भाई से कहती है कि वह जख्म पर दबाव बनाए रखे, जबकि वह सैलून रूम में इंतजार कर रहे ग्राहक को संभालती है। हेयर कट पहले ही पूरा हो चुका होता है, इसलिए डीडी पैसे मांगती है, लेकिन तभी ग्राहक उसके हाथों पर खून देखकर चौंक जाती है। डरी हुई महिला तुरंत वहां से निकल जाती है। इसके बाद डीडी तुरंत काम पर लग जाती है। वह सारे जरूरी सामान लाती है और एड के घाव पर टांके लगाकर उसका खून रोक देती है। उधर पड़ोसियों ने गोली की आवाज सुनकर पुलिस को बुला लिया है और वह पहले ही एड के घर पहुंच चुकी है। क्योंकि घुसपैठिए की बेरहमी से हत्या हो चुकी है, पुलिस अब एड और साइमन को ढूंढ रही है, जिन्हें एक साथ वहां से भागते हुए देखा गया था। इधर सैलून में डीडी सफलतापूर्वक एड का इलाज कर देती है। अब उसे पूरी कहानी भी पता चल जाती है, इसलिए वह साइमन को पुलिस से संपर्क करने के लिए कहती है।
लेकिन साइमन साफ मना कर देता है और कहता है कि वे उस पर यकीन नहीं करेंगे। तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर दस्तक होती है और पता चलता है कि वो पुलिस है। साइमन और एड उस किडनैप की गई लड़की को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं, इसलिए वे डीडी से कहते हैं कि वह पुलिस वालों को रोके रखे। जैसे ही डीडी बातचीत में उन्हें उलझाती है, दोनों घुसपैठिए का फोन इस्तेमाल करते हैं और एक सेव नंबर पर कॉल करते हैं, जहां से पता चलता है कि वह नंबर कर्ट साल्वेज का है। यह समझते ही कि कर्ट शुरू से ही इसमें शामिल था, एड और साइमन तुरंत पीछे के दरवाजे से भाग निकलते हैं, ठीक उसी वक्त जब पुलिस अंदर घुसती है। अगली सुबह जब कर्ट अपने गैराज में दाखिल होता है तो वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि दोनों उसका इंतजार कर रहे हैं और तुरंत उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वे उसे कुर्सी पर बांध देते हैं और जबरदस्ती पूछताछ शुरू कर देते हैं कि लड़की कहां है। कर्ट बार बार अपने शामिल होने से इनकार करता है, लेकिन तभी साइमन की नजर दीवार पर टंगी वैन डर टोन घड़ी पर जाती है, जिसके अंदर एक गुप्त खांचा होता है। जब वे उसे खोलते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसमें कई पासपोर्ट छिपे होते हैं और साइमन उनमें से एक को पहचान लेता है, जो उसी किडनैप की गई लड़की का होता है। ये देखकर वह गुस्से से पागल हो जाता है और अचानक कर्ट को अपने मृत अब्यूसिव पिता की तरह देखने लगता है। गुस्से में साइमन एक प्लायर उठा लेता है और उसके कान उखाड़ने ही वाला होता है, लेकिन एड समय रहते उसे रोक देता है। जब कर्ट अब भी कुछ नहीं बताता तो एड उसकी आंखों में हैंड सैनिटाइजर स्प्रे कर देता है और चेतावनी देता है कि अगर तुरंत नहीं धोया गया तो यह गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यह धमकी सुनकर कर्ट बुरी तरह डर जाता है। आखिरकार वह मान लेता है और बताता है कि अपहरणकर्ता लड़कियों को यहां लाकर बेचता है। उसी वक्त फोन फिर से बजने लगता है, जिससे साफ हो जाता है कि इस घिनौने धंधे में एक और शख्स शामिल है। एड गुस्से में पूछता है कि वह कौन है, लेकिन कर्ट कहता है कि उसने उस शख्स को कभी देखा तक नहीं। वह तो बस एक बीच का आदमी है जो उनके लिए नंबर प्लेट उपलब्ध कराता है। एड अब भी यकीन नहीं करता, जिससे कर्ट और ज्यादा डर जाता है। अंधा होने की दहशत में वह कबूल करता है कि उसने एक बार उस इंसान के घर पर पैकेज डिलीवर किया था। वह गिड़गिड़ाकर एड से पुलिस न बुलाने की विनती करता है और आखिरकार एड्रेस बता देता है। लेकिन जैसे ही वह एड्रेस बताता है, एड तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। इसके बाद दोनों वहां से निकलते हैं और उस पते पर पहुंचते हैं जहां तीसरा किडनैपर होने की संभावना है। उधर डिटेक्टिव ग्लोवर और उसकी टीम जंकयार्ड पहुंचती है और कर्ट को पासपोर्ट्स के साथ रंगे हाथ पकड़ लेती है। इधर जैसे ही साइमन और एड घर के अंदर घुसने ही वाले होते हैं, साइमन को फिर से अपने मृत पिता का भ्रम दिखाई देने लगता है। यह हेलुसिनेशन उस पर हावी हो जाता है और उसे पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंचा देता है। लेकिन ठीक उसी वक्त एड अपनी पेन पर क्लिक करता है, एक तेज दोहराव वाली आवाज जो साइमन को तुरंत हकीकत में खींच लाती है। इस असर को समझते हुए एड वह पेन साइमन के हाथ में थमा देता है और कहता है कि जब भी चीजें उसके काबू से बाहर होने लगे तो वह इसका इस्तेमाल करे। इसके बाद दोनों घर के अंदर जबरदस्ती घुस जाते हैं और कोने कोने तक तलाश करते हैं। उन्हें अपहृत लड़कियों से जुड़े कई दस्तावेज मिलते हैं। तभी साइमन को ऊपर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। दोनों तुरंत ऊपर भागते हैं, लेकिन सारे कमरे खाली मिलते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि अपराधी पहले ही भाग चुके हैं। हताश होकर वे दोनों वापस लिविंग रूम में लौट आते हैं और सोफे पर धंस जाते हैं, यह समझने की कोशिश करते हुए कि अब आगे क्या किया जाए। लेकिन तभी अचानक सीढ़ियों के ऊपर एक अजनबी औरत धीरे धीरे दिखाई देती है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। जैसे ही एड और साइमन उसे देखते हैं, घबराया हुआ एड तुरंत अपनी नकली बंदूक उसकी ओर तान देता है, लेकिन वह औरत बिना कोई हलचल किए वहां से भाग जाती है। इससे दोनों को एहसास होता है कि यह औरत असल में किडनैपर की मां थी। वे तुरंत ऊपर लौटते हैं और अलमारी की जांच करते हैं। हैरानी की बात है कि वहां एक छिपा हुआ खाना मिलता है। एड एक बॉल पेन की मदद से उसे खोलता है और अंदर झांकते ही दोनों दंग रह जाते हैं। वहां वही अपहृत लड़की दुबकी बैठी होती है, डरी सहमी और बेहद तंग जगह में कैद। आखिरकार केस सुलझ चुका था। एड और साइमन लड़की को बाहर निकालकर घर से बाहर आते हैं, लेकिन बाहर उनका स्वागत करती है भारी संख्या में मौजूद पुलिस। दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर भी डिटेक्टिव ग्लोवर चुपके से साइमन के पास आती है और उसकी हिम्मत की तारीफ करती है। फिल्म यहीं पर खत्म होती है, जहां एड और साइमन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और साइमन पहली बार बिना झिझके आंखों में आंखें डालकर मुस्कान लौटाता है। ओके दोस्तों, देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।